Namaskar. In this period, we are going to learn about next part of the prokaryotic cell. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shape and functions. जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल का वो हमने लास्ट पीरियड में देखा था, लेकिन उसमें कुछ छोटी छोटी बातें और भी मैं आपको बताना चाहती हूँ. You see, this is the organization, or we can say this as the anatomy or internal structure of prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल में हमें पता है कि 3 लेयर्स होते हैं, ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन को बोला जाता है मेसोसोम या क्रोमेटोफोर. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है हर एक सेल में. सेल इज लाइफ बिकॉज इट इज हैविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना. जो ऑल सी सेल internal environment is totally separated from the outer environment with the help of plasma membrane because it is semi permeable. सेमी परमेबल है और सेल के अंदर जो चीज़ आ रही है या सेल के बाहर जो भी जा रहा है उसे रेगुलेट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है. यू सी, दिस इज लिपिड बाइलेयर. सेल के अंदर कुछ आना या सेल से बाहर कुछ डालना, ये सभी काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. That work as well as many functions are done with the help of plasma membrane. But plasma membrane is actually separating the cell interior from the outer environment. Cell के अंदर होने वाले सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को सेल के बाहर के कंडीशन से सेपरेट करने वाला जो मेम्ब्रेन रहता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड एक साइटोलॉजिस्ट ने बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द wisest structure in the cell that is present in the prokaryote as well as eukaryote, and in both that has same lipoprotein bilayer, ये lipid bilayer along with proteins embedded in it. इसी प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों प्रो और यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रहता है. You see, lipid bilayer in which the proteins are embedded, same structure. Okay, ये जो bilayer आपको दिख रहा है ये क्या करता है कि अंदर के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बाहर से सेपरेट करता है और इसीलिए सेल एक ऑटोनोमस बॉडी करके वहाँ पे काम कर सकती है, एक अलग बॉडी करके काम कर सकती है. ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड वेरियस एंजाइम्स प्रोकैरियोटिक सेल में रहते हैं. और हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल में ऐसे ही मेम्ब्रेन बाउंड बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है. लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो ही इस प्रकार से इमेजिनेशन दिखाता है, इस प्रकार से इनवर्ड ग्रोथ दिखाता है. और वो फिर एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल्स कहलाते हैं, जिनका नाम मेसोसोम हो सकता है, जैसे ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से फॉर्म हुआ है, इसे बोलते हैं मेसोसोम. या फिर वो क्रोमेटोफोर हो सकता है. देखिए ये है क्रोमेटोफोर और यहाँ पे दिखा है हाउ द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन, इनवर्ड ग्रोथ ऑफ द मेम्ब्रेन. और दिस इज एक्चुअली क्रोमेटोफोर, क्योंकि क्रोमेटोफोर का रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस का जो एक मेन प्रिंसिपल है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ एचाइन फ्रॉम देयर during movement of H ions from their higher concentration to lower concentration,
there will be formation of ATP. तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब एच आयंस उनके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते तब एटीपी का फॉर्मेशन होता है. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी इन द सेल एंड यू सी द एटीपी फॉर्मेशन इज शोन एज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन. और ये मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन दिखाया है जैसे बैक्टीरिया में होता है. ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया जिसमें इतनी सारी फोटोसिंथेटिक लैमेली आपको दिख रही है. लैमेली का मतलब क्या होता है? यू सी these are photosynthetic lamellae. Lamellae means small delicate membranes. Lamellae का मतलब क्या होता है? Small delicate membranes. So these are small delicate membranes and here the photosynthesis occurs, means synthesis of glucose occurs. Bacteria, various kinds of bacteria are also autotrophic. They show photosynthesis. That means they synthesize their own food in the presence of light. They synthesize own food in the presence of light, means they are autotrophic. जो भी डेफिनेशंस में बोलते हुए ऐसे ही बोलते बोलते आपको बता देती हूँ. ये सभी डेफिनेशंस आपने लिखनी चाहिए, अपने खुद की नोट्स बनानी चाहिए. और ये जो नोट्स हैं इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आपको क्लियर होंगी जिनकी ज़रूरत आगे आपको आने वाली है. और जो भी मैं बोलती हूँ दैट मस्ट बी रिमेम्बर्ड परफेक्टली. देन एंड देन ओनली यू विल गेट interest in next biology. Okay, so what is photosynthesis? Synthesis of own food in the presence of light and carbon dioxide and water is called as photosynthesis. There will be synthesis of glucose. तो बैक्टीरिया में भी प्रोकैरियोटिक सेल में भी फोटोसिंथेसिस होता है. उसके लिए कुछ ऐसी लैमेली फॉर्म होती है. ये लैमेली बनी कैसी, ये इस फिगर में आपको दिखाया गया है. दीज आर नॉट द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज लाइक दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल. They form only by invagination of plasma membrane in which enzymes necessary for photosynthesis are present. समझ में आ गया? ये लैमेली से एसोसिएटेड रहेंगे. अगर हम मेसोसोम की बात करते हैं तो मेसोसोम्स से भी, इसमें भी शायद मेसोसोम दिखाया है. ओके, नहीं दिखाया. दिस इज मेसोसोम. मेसोसोम is associated with respiration, that means formation of ATP. respiration में क्या होता है? respiration photosynthesis के अपोजिट है. photosynthesis में क्या होता है? by utilization of light energy and glucose and water, by utilization of light energy and carbon dioxide and water, there is preparation of glucose. Okay, and in respiration what will happen? Glucose is dissociated to get energy in the form of ATP and carbon dioxide and water is released. So the opposite process of dissociation of glucose is respiration and formation of glucose is photosynthesis. यही पे सेल में हमने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का कंसेप्ट देखा है. एनाबॉलिज्म शायद लिविंग वर्ल्ड में हमने वो कंसेप्ट देखा है. एनाबॉलिज्म का मतलब होता है formation reaction in which simple molecules are combined together to form the complex molecule which consists of more energy, and when that complex molecule is broken down to release energy and simple molecules, that process is called as catabolism. So photosynthesis is anabolic process and respiration is catabolic process. Okay, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों भी छोटे से बैक्टीरिया के सेल में करने के लिए इन्वेजिनेशन होता है मेम्ब्रेन का टू प्रोड्यूस सम स्मॉल वेसिकल्स विच आर कॉल्ड एज मेसोसोम्स और क्रोमैटोफोर्स. समझ में आया आपको?
पूरा कंसेप्ट मेसोसोम और क्रोमैटोफोर का। अब मेसोसोम के बारे में आपको 3 चीज़ें याद करनी है। मेसोसोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए replication and distribution of that DNA to two daughter cells. They also help in respiration secretion processes to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content. To increase the enzymatic content. अब ये क्या चीज़ होती है देखिए, क्या क्या मैंने बताया, फिर से एक बार बताती हूँ। मेसोसोम क्या क्या फंक्शंस करते हैं। सेल वॉल का सिंथेसिस करते हैं। सेल वॉल के बारे में हमने पहले से देखा, पेप्टिडोग्लाइकन कंटेनिंग वॉल प्रेजेंट ओवर द बैक्टीरिया इज कॉल्ड द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, है ना। तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार की सेल वॉल होती है, वो भी हमने देखा, लेकिन दोनों में पेप्टिडोग्लाइकन तो होता है। पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं दिखाने वाले बैक्टीरिया ये वाले होते हैं, इनको बोला जाता है माइकोप्लाज्मा। ये है माइकोप्लाज्मा, जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं होती है। दे आर ऑल्सो द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, और वी कैन से दे आर द स्मॉलेस्ट सेल्स इन द वर्ल्ड। दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल। सेल के बारे में अगर बात करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा। फिर से एक बार इसकी रिवीजन करेंगे। फिलहाल देखिए, ये है मेसोसोम्स। Mesosomes, they form by invagination of the plasma membrane. Their function is formation of cell wall. The enzymes necessary for the respiration, means breakdown of glucose, are associated with the mesosomes. Hence, they help in respiration. They help in secretion processes. बैक्टीरिया से कुछ सिक्रीट हो रहा है तो उसके लिए वो मदद करते हैं। They increase the surface area, क्योंकि इन्वेजिनेशन से हो क्या रहा है देखिए, ये सरफेस एरिया अगर इन्वेजिनेशन नहीं होता था तो इतना ही रहता था, लेकिन हर बार देखिए इन्वेजिनेशन के बाद सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। विलाई का फॉर्मेशन हमें पता है कि वाई विलाई फॉर्मेशन इज देयर इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बिकॉज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। यहाँ पे भी वैसे ही है, वाई इन्वेजिनेशन ऑकर्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एसोसिएशन। Means more the surface area, more enzymes will be associated and more catabolic anabolic reactions can occur in that particular mesosome. So increase the surface area, increase the enzymatic contents, secretion, respiration, then cell wall formation and DNA replication और DNA duplication। क्योंकि देखिए ये न्यूक्लियोइड है ना, ये न्यूक्लियोइड जब इसका डुप्लीकेशन होना है तब मेसोसोम से अटैच्ड रहेगा। हियर आल्सो इन दिस फिगर the mesosome is associated with the nucleoid. This is single, long, circular, highly coiled DNA, double-stranded DNA of the bacteria. मैं जब भी आपको पढ़ाती हूँ देखिए आप, मैं हर एक चीज़ के बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको बताती हूँ। बायोलॉजी यानी यही है, हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में सभी कैरेक्टर्स याद रहने चाहिए और उनके पूरे फंक्शंस भी याद रहने चाहिए। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, function, characterization of every particular structure which is present in that cell or structure of a cell as a whole, structure, function and various characters of the tissues. Tissues means aggregation of many cells and performing same function. Then the same things about organ means structure, internal outer structure of the organ, then function of that organ, है ना। That is about the structure and function of the organ. उसमें रहने वाली anatomy, उसकी morphology, outer features means morphology, anatomy means internal feature, histology means
the cellular arrangement in that particular organ, and what is the function of every layer of a cell which is present in the organ, and what is function of organ as a whole. आपको समझ में है मैंने क्या बोला कि ऑर्गन में रहने वाले हर एक सेल के बारे में उसका स्ट्रक्चर फंक्शन देखना है, और ऑर्गन का एज अ होल स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें देखना है। ये दोनों चीज़ अलग रहेंगी, और ये चीज़ मैंने लिविंग वर्ल्ड में आपको बताई थी कि ऑर्गन में बहुत सारी सेल्स रहती है, बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज़ रहते हैं, लेकिन सेल्स और टिश्यूज़ का जो फंक्शन या स्ट्रक्चर है वो ऑर्गन का एज अ होल जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उससे अलग रहेगी। हर एक सेल अपनी तरफ से अलग होती है जो एज अ होल ऑर्गन बनाती है, और ऑर्गन कुछ अलग ही स्ट्रक्चर और फंक्शन दिखाता है। ये चीज़ आपको आगे 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 जाते हुए और क्लियर होती जाएंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सेल में रहने वाले हर एक ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर फंक्शन अलग है। यहाँ पे तो ऑर्गेनेलीज नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे वेसिकल्स जैसे मेसोसोम्स, लिपिड ग्लोब्यूल्स, कुछ सेल इंक्लूजन्स है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोइड है, सेल मेम्ब्रेन है, पिलाई है, फिब्री है, फ्लैजेला है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स है, मेसोसोम क्रोमैटोफोर्स है। ये सभी के फंक्शंस याद करना, स्ट्रक्चर याद करना, और ये सभी चीज़ें एक साथ मन में रखना, ये है बायोलॉजी। और आप आगे जाते देखेंगे कि सो मेनी स्ट्रक्चर्स एंड सो मेनी फंक्शंस आर देयर। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है ना तो कोई बात नहीं, इतने सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन याद करना बहुत ही आसान होता है। और आगे जाते हुए और एक चीज़ आती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल प्लांट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस एनिमल्स। ये भी सब आता है प्लांट्स को देखने के बाद। उसका सीड कैसे है, उसके लीव्स कैसे है, उसका स्टेम कैसे है, उसमें कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, उसका सुगंध कैसे आता है, पेटल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, ये सब बातें भी हमें सीखनी है। So there is a vast course ahead, and hence you must promise me to do your work very promptly in that day only. जो भी मैं आज आपको इस पीरियड में पढ़ा रही हूँ वो आज के आज ही आपको याद करना है, ठीक है? 2-3 बार देखो, याद हो जाएगा। हाँ, मेसोसोम्स। मेसोसोम्स के पूरे फंक्शंस में लिस्ट आउट करती हूँ। मेरा क्योंकि एक बायोलॉजिस्ट का जो माइंड है वो इस तरीके से है, ऑब्वियसली बहुत सारे नंबर्स के बारे में मैं याद नहीं कर सकती हूँ, फिजिक्स के थियरम्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में मैं अच्छे तरीके से याद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बायोलॉजी के लिए क्या चाहिए कि पूरे स्ट्रक्चर, पूरे फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल स्टडी, इवोल्यूशनरी स्टडी, ये इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा सकती हूँ कि आपको वो जन्म भर के लिए याद रहे, बिकॉज आई एम बायोलॉजिस्ट। ओके, और मुझे ये मेरा सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बायोलॉजी भी करना चाहिए, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी आपके सब्जेक्ट है वो भी आपने अच्छे तरीके से करने चाहिए। आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उस कैपेसिटी के हिसाब से आपका काम हरदम ही कम होता है। आपको आपका काम बढ़ाना है और जल्दी ग्रास्प करके ये पूरे सब्जेक्ट आपको एक ही साल में क्लियर कर डालने हैं, ताकि आप आगे के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और कंप्लीट टेस्ट की सीरीज़ की तरफ जा सकते हैं। जब तक कि आपको पूरा नॉलेज नहीं है ये 40 लेसन्स का, तब तक आप टेस्ट सीरीज़ के लिए नहीं जा सकते। ओके, तो
Let us come to the point. Mesosomes, cell wall formation, DNA duplication, and its, you see, this particular nucleoid, it is associated, DNA है ये, that is associated with the mesosome. When it is duplicating, various enzymes are necessary. They are provided by the mesosomes. Hence, during duplication, specifically during duplication, it is associated with the mesosome. Then, after duplication, two nucleoids will form. They are distributed like this within the bacterial cell. Then, bacteria will divide, and two small bacterium will divide, and two small bacteria will form there, in which their own various structures are present, their own nucleoid is present, their own mesosomes and chromatophores. If they are photosynthetic bacteria, then chromatophores are present, otherwise not. So, nucleoid duplication, DNA duplication, is the function of the mesosome. Cell secretion, various enzymes are linked with the mesosome. Cell wall formation is a function of the mesosome, and respiration. Respiratory enzymes are associated with the mesosome. Okay, mesosome forms by the invagination of the plasma membrane. That's all about mesosome. Then let us think about the chromatophore. Chromatophore also formed by the invagination of the plasma membrane. You see, photosynthetic bacteria like cyanobacteria and these chlorobium and chromatium means green sulfur bacteria and purple sulfur bacteria. Chlorobium, you see, these are rod-shaped bacteria, green sulfur bacteria. These are also bacilli. You can see small flagella. Chromatium and chlorobium, they are purple and green sulfur bacteria. They are different than that of the cyanobacteria. क्योंकि साइनोबैक्टीरिया है ना, जो फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं, लेकिन ये जो ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का रिलीज नहीं करते हैं. सो अ काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय दीज टू means sulfur bacteria as well as cyanobacteria, that is different. जो इनमें फोटोसिंथेसिस होता है वो अलग है, और जो इनमें फोटोसिंथेसिस होता है वो अलग है. ये ऑक्सीजन का रिलीज नहीं करते, ये ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान. But both are photosynthetic bacteria. So cyanobacteria as well as these green and purple sulfur bacteria, they show photosynthesis, and for that they show invagination of plasma membrane in their cytoplasm. That is called as chromatophore, which helps in photosynthesis. और ये फोटोसिंथेटिक लैमेली दिखाते हैं, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवर्ड इन्वाजिनेशन ही होता है. ओके, now see, this is mycoplasma. Let us read from NCERT book. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and function. Prokaryotes show wide diversity, great diversity. I will take next period to tell you about the prokaryotic diversity. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in the mycoplasma. Correct? Mycoplasma में cell wall नहीं होता है. The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. There is no well-defined nucleus. Nucleoid होता है, उनमें well-defined nucleus नहीं होता है. The genetic material is basically naked. न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए बोलेंगे कि नेकेड जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट है. अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता था, उसके अंदर डीएनए होता था, तो बोलते थे कि द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द सेल विद इन द मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बट इन द प्रोकैरियोटिक सेल द genetic material DNA is naked, no enveloped by the nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, the single chromosome circular DNA. देखिए, मैं हरदम जो भी बोलती हूँ ना, वो मेरे साथ बोला करो. मैंने इसके पहले भी आपको DNA की
जो न्यूक्लियोइड है बैक्टीरिया में, उसके पूरे कैरेक्टर सहित एक वाक्य में न्यूक्लियोइड की डेफिनेशन बताई थी। न्यूक्लियोइड इज सिंगल chromosome, circular chromosome because it doesn't have two ends, present in the bacteria, which is highly coiled and it is not surrounded by the nuclear membrane. Naked DNA. For duplication, it is associated with the mesosome, or many a times it is associated with the mesosome so that it will get necessary enzymes from the mesosomes for its functioning. Okay. उसको जब उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स फॉर्म करने हैं तब ये खुलता है, ऐसे जो डबल स्ट्रैंड्स है ना डीएनए के, ऐसे खुल जाएंगे, तो ये भी फंक्शन मेसोसोम का रहेगा. सो मेनी बैक्टीरिया हैव small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called as plasmids. I think we have seen the figures of plasmids. The ringlets of DNA apart from main chromosome of the bacteria are called as plasmids. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in the prokaryotic cell except for the ribosomes. Prokaryotes have something differentiated from a differentiated form of cell membrane called as mesosomes is the characteristic of prokaryotes. Mesosomes are present only in prokaryotes. They are essentially enfoldings of the cell membrane. So everything is clear, whatever is given in this book. You see, typical bacteria का जो मेजरमेंट है, डायमीटर है, यहाँ पे दिया है 1 to 2 micron. Bacteria is of 1 to 2 micron. You remember this number? Bacteria is 1 to 2 micron. PPLO about PPLO का मतलब होता है किस माइकोप्लाज्मा, जो मैंने अभी बताया. Why that is called as PPLO? Because its another name is Pleuropneumonia like organism. PPLO का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? Pleuropneumonia like organism. लिखिए PPLO means what? Pleuropneumonia like organism. Okay. तो ये है PPLO और mycoplasma, and I have told you it is considered as a smallest cell that measures 0.1 micrometer or 0.1 micron. Micrometer is equal to 10 raised to minus 6 meters. 10 raised to minus 6 meters. और viruses के बारे में दिया है 0.02 to 0.2 micron. So the eukaryotic cell 10 to 20 microns. प्रोकैरियोटिक नॉर्मल यूबैक्टीरिया जो रहते हैं, आर्किबैक्टीरिया भी 1 to 2 माइक्रॉन्स के रहते हैं. जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, और पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. निमोनिया का स्पेलिंग PNEU ऐसे होता है, इसीलिए यहाँ पे फिर से P आया है. सो PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. It is about 0.1 micron in diameter. Sorry. और जो वायरसेस रहते हैं वो है 0.2 to 0.02 to 0.2 micron. Remember all these measurements. They are essentially mesosomes are enfoldings of the plasma membrane. Cell envelope and its modification मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया. ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बताया. अभी मेसोसोम्स के बारे में भी बताया.
You see, mesosomes, which is formed by the extensions of the plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae. You see, mesosomes may be in the form of vesicles क्योंकि जब भी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. देखिए ये जो वेसिकल्स है ना, ये बैक्टीरिया के सेल में मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जिनको, ये तो एक मेन मेसोसोम है जो बड़ा सा इनफोल्डिंग करके दिखाया है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स ये दिख रहे हैं आपको, ये हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं मेसोसोम. ये तो प्लाज्मिड है, डीएनए है ये, और ये न्यूक्लियोइड का डीएनए है. तो मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग से वेसिकल्स बनते हैं, दे आर मेसोसोम्स और क्रोमैटोफोर्स. ये वाले देखिए जो पिलाए बाहर निकल रहे हैं ना, दे आर आल्सो आउटफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस है ये. Villi are plasma membrane extensions. They are different than that of the flagellum because flagella ये basal body रहती है flagella की, और फिर flagellin प्रोटीन से ये flagella बना है. Villi are extensions of plasma membrane, whereas flagella is another structure which is made up of flagellin protein. It has a different structure than that of the villi. और ये सभी जो है ये villi दिख रहे हैं. फिमरी भी क्लिंगिंग के लिए यूज होती है. इसमें दिख रहे हैं आपको, ये है फ्लैजेला, ये है villi, ये है पिलाई. ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन करके पिलाई दिखाया है यहाँ पे, ठीक है. सो पिलाई, दे आर ऑलवेज extensions of the plasma membrane and they help in the conjugation. Villi help in conjugation means attachment of bacteria so that the genetic material can be transferred from one bacteria to another. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are some membranous extensions into the cytoplasm called as chromatophores which contain pigments. Bacterial cells may be motile or non-motile. If motile, they have thin filamentous extensions from their cell wall called as flagella. अभी दिखाया, सेल वॉल के बाहर फ्लैजेला निकलता है. ये हर एक चीज याद करो. फ्रॉम देयर सेल वॉल, फ्लैजेला कहाँ से निकल रहा है? सेल वॉल से आगे, और पिलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहा है. बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला. आपको समझ में आया ना मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ. मैं पहले आपको अपने शब्दों में स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में बताती हूँ, हर एक ऑर्गेनेली के हो या कुछ जितने भी मॉलिक्यूल हो, ऑर्गन हो, ऑर्गेनेली हो, कुछ छोटे छोटे वेसिकल्स हो, हर एक के बारे में मैं आपको पहले फिगर्स से बताती हूँ. उसके बाद हम उसी के बारे में वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक से भी पढ़ते हैं. ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना अलग अलग एग्जाम से, वो बहुत ही सिली होते हैं. कभी कभी टेक्स्ट बुक के ही वर्डिंग्स के ऊपर होते हैं, इसीलिए कोई नोट्स ना यूज़ करते हुए हमें टेक्स्ट बुक का हर एक लाइन याद करना है. ये चीज़ अपने ब्रेन में फिक्स कर लीजिए कि टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन आपको याद करनी है. पहले समझनी है तो याद अपने आप होगी. Bacterial flagellum is composed of three parts: filament, hook and basal body. Bacterial flagellum is made up of three parts: filament, hook and basal body. मैंने दिखाया flagella जो है, filament, hook and basal body. ये है basal body, फिर यहाँ पे hook रहेगा और ये है उसका filament. So filament, hook and basal body. समझ गए? ये है flagella. Flagella is made up of filament, hook and basal body. Is the longest portion and extends from the, अगर हम बोलेंगे कि
पिलाई, फिमरी और फ्लैजिला। इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा है? तो वो है फ्लैजिला। Extends from the cell surface to the outside. Besides flagella, pili and fimbriae are also surface structures of the bacteria but do not play a role in motility. यानी कि सिर्फ flagellum ही motility में मदद करता है. The pili are elongated tubular structures made of special protein. The fimri यानी पिलाई भी प्रोटीन से ही बने हैं. मेम्ब्रेन से एक्सटेंड हुए स्ट्रक्चर मैंने अभी अभी दिखाया. पिलाई मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बैक्टीरिया के. द फिमरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, ब्रिस्टल म्हणजे छोटे छोटे हेयर्स, ब्रिस्टल लाइक fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in streams and also to the host tissues. So, fimri help in attachment or clinging to the substratum to bacteria, help in attachment of bacteria to the substratum. They are called as fimri. They are small bristle like sproutings of the cell, fiber sproutings of the cell, fibrous sprouting of the cell. Now let us think about the ribosomes and inclusion bodies. देखिए, what are ribosomes? ये माइकोप्लाज्मा है. राइबोसोम्स इस तरीके से होते हैं and they help in protein synthesis. They are not membrane bound structures, hence they are present in prokaryote as well as in eukaryotes. They are made up of RNA and proteins. फिर से एक बार, राइबोसोम्स are made up of RNA and proteins. तो आरएनए और प्रोटीन्स के बने हुए ये राइबोसोम्स रहते हैं जिसके दो यूनिट्स रहते हैं. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये दो यूनिट्स का जो मेजरमेंट है वो अलग रहेगा. And they are classified on the basis of their Swedberg's units or S. Swedberg unit का मतलब क्या होता है? You see, Swedberg unit का मतलब होता है a unit on the basis of their sedimentation coefficient. Always remember, Swedberg unit tells us about the sedimentation coefficient of a particular molecule, because the units of ribosome are nothing but large molecules made up of RNA and proteins. These are made up of RNA and proteins. Very simple. आरएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं. ये प्रोटीन के यूनिट्स दिखाए यहाँ पे और ये आरएनए के लॉन्ग पॉलीमर्स दिखाए हैं. तो जो राइबोसोम्स बने हैं वो क्या है एंड व्हाट आर दे? सबसे पहले उनके फंक्शन के बारे में मैं बताती हूँ, तो स्ट्रक्चर भी देख लेंगे उसका. ये आपने देखे ना, राइबोसोम्स है ये एक ही एमआरएनए से जुड़े हुए हैं. मैंने पिछले पीरियड में आपको बताया था कि किस तरीके से डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए के ऊपर जाती है और एमआरएनए की इंफॉर्मेशन प्रोटीन के चेन में कन्वर्ट होती है. Correct? Or proteins, they are necessary for all structures and functions of the cell. So the site of protein synthesis are ribosomes. Repeat again, site of protein synthesis are ribosomes. Clear हो गया? अब ये जो ribosomes है ना, ये एक ही mRNA से जुड़े हुए बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे के जैसे यहाँ पे पकड़ा हुआ है. बहुत सारे ribosomes ने एक ही mRNA को पकड़ा हुआ है, तो इनको हम बोलते हैं polysomes. ठीक है. तो राइबोसोम्स हेल्प इन व्हाट? देखिए यहाँ पे भी ये डॉट 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 आपको दिख रहे हैं. दे आर राइबोसोम्स. यू सी दीज आर राइबोसोम्स, है ना. ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट्स, द लार्जर यूनिट एंड द स्मॉलर यूनिट. ये जो लार्जर और स्मॉलर यूनिट होते हैं वो स्वेडबर्ग यूनिट में नापे जाते हैं. व्हाट इज स्वेडबर्ग यूनिट? इट इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ द मॉलिक्यूल. कोई भी मॉलिक्यूल गिनेंगे कैसे कि ये छोटा है ये बड़ा है, इसके लिए उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट
निकालते हैं, और ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का कंसेप्ट स्वेडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया है, इसीलिए उससे हम बोलते हैं स्वेडबर्ग्स यूनिट. The concept of sedimentation coefficient is given by Swedberg, hence it is called as Swedberg's unit. Clear? So, Swedberg's unit. ये जो है राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, प्रोकैरियोट में उनका स्वेडबर्ग यूनिट रहता है, यानी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रहता है 70s, और यूकैरियोट्स में 80s. So the ribosomes that are present in prokaryotes are 70s, and that are present in eukaryotes are 80s. Okay. जब कोई मॉलिक्यूल सेडिमेंट कितने गति से होता है, नीचे आके कोई भी लिक्विड में कितनी गति से बैठता है, वो है उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70s और यूकैरियोटिक राइबोसोम है 80s. ओके, 70s and 80s, prokaryotes and eukaryotes, but they are made up of two small units. 70s ribosome is made up of 50s and 30s small units, and 80s ribosome of eukaryotes is made up of 60s and 40s subunits. There are two subunits, and both are made up of further smaller units of RNA and protein. So ribosomes are made up of RNA and protein. Clear? Ribosomes are made up of RNA and protein. They are the site of protein synthesis. Okay. तो ये क्या है? बड़ा यूनिट जिसे बोला जाता है 50s, लेकिन 50s और 30s की जो एडिशन होगी वो तो 80s होती है. आप बोलेंगे कि इसे 80s क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए क्योंकि जब ये दोनों यूनिट अलग अलग होते हैं, जैसे 50s यूनिट है तो उसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है लार्जर यूनिट का वो 50s है, और जब ये अलग होता है 30s तो उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 30s ही है. But when they combine together, they are all together S is 70. इनका अलग अलग जो S है वो 50 और 30 ही है. But when they combine together, their sedimentation coefficient becomes less. It is not 80 but it is 70. Clear? अब यहाँ पे देखिए यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो भी आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ, दो यूनिट से अलग अलग. लेकिन जब आरएनए को पढ़ना है ना तभी ये दोनों यूनिट्स एक साथ आते हैं. नॉर्मली सेल के साइटोप्लाज्म में वो अलग अलग ही रहते हैं. 50s अलग रहेगा, 30s अलग रहेगा. जब प्रोटीन सिंथेसिस की बात आती है, जब एमआरएनए को पढ़ के उसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड की चेन बनानी है, तब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं. करेक्ट? तो ये जब दोनों अलग अलग है तब ये 50s 30s ही है, लेकिन जब एक साथ आ जाएंगे तब 70s. यहाँ पे वो है 60s 40s, बट व्हेन दे कम टुगेदर they will form 80s ribosome. Okay, so 80s ribosome is present in the eukaryote and 70s is present in the prokaryote. And always remember 55s, you write this extra point in your book only. 55s ribosome is present in mammalian mitochondria. Write it here. ये एनसीईआरटी का बुक है, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे जगह दी है ना, देखिए 55s ribosome is present in mammalian mitochondria. 55s ribosome is present in mammalian mitochondria. बाकी सभी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में लिखिए. In rest of the mitochondria, chloroplast and in bacteria, 70s ribosome is present.
means in various prokaryotes, in mitochondria and in chloroplast also. क्योंकि chloroplast and mitochondria, they are autonomous bodies in the eukaryotic cell. They show their own ribosome, DNA and RNAs. Okay, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि 70S ribosome is present in all prokaryotes, in mitochondria and chloroplasts. Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called as polyribosomes or polysomes. एक ही चेन से अगर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच रहेंगे, एक ही mRNA से अगर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच रहेंगे तो हम उसे बोलते हैं पॉलीसोम्स. I will show you polysomes. ये है राइबोसोम और ये है पॉलीसोम्स. To the same mRNA, many ribosomes are attached. Then it is called as polysome. Okay. ये देखिए प्रोटीन सिंथेसिस की साइट करके दिखा है राइबोसोम को. ये है mRNA और ये वाला tRNA है और ये वाली जो है अमाइनो एसिड की चेन. अमाइनो एसिड की चेन यानी कि प्रोटीन होता है. बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते ही ये सब बातें आपको और क्लियर होती जाएंगी. Inclusion bodies. This is the last part of the prokaryotes. Reserved material in the prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. These are यानी जो भी stored material रहता है वो inclusion bodies के form में रहता है. These are not bound by the membrane. Inclusion bodies, these are not the membrane bound. तो somewhat मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से जो भी स्ट्रक्चर्स बैक्टीरियल सेल में हमें दिखते हैं वो सिर्फ दो ही है, मेसोजोम और क्रोमैटोफोर. वो भी उसी मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से फॉर्म होते हैं. बाकी के जो डॉट डॉट या फिर ग्रैन्यूल्स बैक्टीरिया के शरीर में दिखते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज. ऑलवेज रिमेंबर, दे आर नोन एज इंक्लूजन बॉडीज. They are not membrane bound structures and live free in the cytoplasm. For example, phosphate granules, Cyanophycean granules, very sorry, phosphate granules, Cyanophycean granules and glycogen granules. Gas vacuoles are found in the gas vacuoles are found in the blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. अब ये gas vacuoles क्यों? ये ब्लू ग्रीन algae और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अभी मैंने आपको दिखाए हैं. ये गैस वैक्यूम्स उनमें क्यों रहते हैं मैं बताती हूँ आपको. पहले ये वाला देख लीजिए. Inclusion bodies are non-membrane bound. They lie freely in the cytoplasm. Phosphate granules, Cyanophycean granules and glycogen granules are present there. ये सभी नाम आपको याद करने हैं. इनमें कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी आपको दिख रही है, जैसे लिपिड ग्लोब्यूल दिख रहा है. लिपिड भी रह सकते हैं उनमें, कभी कभी गैस वैक्यूल्स रह सकते हैं. और ये ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे है ना. ऑल दीज आर इंक्लूजन बॉडीज. दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. बाकी के जो डॉट 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 ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर द इंक्लूजन बॉडीज.
Glycogen, cyanophycean granules, these are the inclusion bodies. Volutin granules, lipid granules, sulfur granules, polysaccharide and glycogen granules, they may be present there. They are the stored material in the bacteria. They are not membrane bound. And what about the gas vacuoles? ये चीज़ याद कीजिए कि ये जो है ना, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिनका संदर्भ वहाँ पे आया है, और ये है ब्लू ग्रीन algae. तो ब्लू ग्रीन algae, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये है पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. वहाँ पे अंडरलाइन करके आपको लिखने हैं उनके नेम. यहाँ पे आपको लिखना है ब्लू ग्रीन को अंडरलाइन करके लिखिए साइनोबैक्टीरिया, उन्हीं को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं. ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया करके यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पे लिखिए ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. ओके, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के नीचे आपको लिखना है क्लोरोबियम, CHLOROBIUM, क्लोरोबियम. और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के नीचे आपको लिखना है, मैंने उल्टा बताया, वेरी सॉरी. जो ग्रीन है ना, उसके नीचे आपको लिखना है क्लोरोबियम, और पर्पल के नीचे लिखना है क्रोमैटियम. वेरी सॉरी, ग्रीन के नीचे लिखना है क्लोरोबियम, क्योंकि क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है लैटिन में, और क्रोमा का मतलब होता है कलर. इस तरीके से याद कीजिए, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्रोमैटियम. ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके, तो ये सभी फोटोसिंथेटिक है. तो फोटोसिंथेसिस के लिए उनको पानी के ऊपरी सतह पे रहना पड़ेगा, यानी सरफेस पे रहना पड़ेगा. पानी में अगर अंदर की तरफ चले जाएंगे वो अगर हल्के नहीं होंगे, पानी में अगर वो नहीं तैर रहे हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे दिखाएंगे? दे कैन नॉट शो फोटोसिंथेसिस. करेक्ट. इसीलिए उनको पानी के सरफेस पे रहने के लिए उनके अंदर छोटे छोटे गैस वैक्यूल्स रहते हैं, ताकि वो पानी के सरफेस के ऊपर तैरे और उनको डायरेक्ट लाइट मिले, सनलाइट मिले उनको. इसीलिए जब ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो पूरा पानी हमें उस तरीके से ग्रीन या पर्पलिश दिखता है, बिकॉज दे हैव gas vacuoles, due to which they can show buoyancy. They will float over the water. Gas vacuoles, buoyancy, due to which they will float over the water. Here we have completed about the structure of prokaryotic cell. मैंने सभी पॉइंट्स आपको बहुत ही डेप्थ में पढ़ाए हैं, वो फिर से एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिले.